सो हम अब कंडक्टर सेमीकंडक्टर्स की वर्किंग, सेमीकंडक्टर्स की फंक्शनिंग समझना चाहते हैं। दैट हाउ डू सेमीकंडक्टर्स बिहेव व्हेन कनेक्ट में अगर से बिहेव करते हैं, सेमीकंडक्टर्स में कंडक्शन का प्रोसेस कैसे होता है, हाउ इज दैट डिफरेंट फ्रॉम द कंडक्शन इन कंडक्टर्स, कंडक्टर्स में जो कंडक्शन होता है उससे वो कैसे डिफरेंट है, कैसे अलग है, ये सारी बातें, ये सारी चीजें अब हमें समझनी है। नाउ ये जो हम पूरी वर्किंग देखेंगे इसे हम दो पार्ट्स में देखेंगे। सेमीकंडक्टर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। वी से दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। There are two types of semiconductors. जो पहला एक टाइप होता है, we call it intrinsic semiconductor, और दूसरा जो टाइप होता है, कैटेगरी होती है, we call it extrinsic semiconductor. दो टाइप्स के सेमीकंडक्टर्स होते हैं। हम सेमीकंडक्टर्स को दो कैटेगरीज में डाल सकते हैं, दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। दोनों में डिफरेंस क्या है? देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस, एक बेसिक सा छोटा सा डिफरेंस हम बताते हैं दोनों में। वी से दैट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर प्योर एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स, मतलब जिनमें सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज बाय नेचर आ गई है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है उनकी, ठीक है। तो एलिमेंटल स्टेट में जो सेमीकंडक्टर्स की तरह बिहेव करते हैं उनको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोल देते हैं। दीज आर प्योर एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स। जिसमें सिर्फ दो ही एलिमेंट्स आते हैं, दैट आर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। इसमें दो ही एलिमेंट्स आते हैं एंड दे आर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में हम बाकी सारी उन वेराइटीज को इंक्लूड करते हैं जिसमें प्योर एलिमेंट ना हो, कुछ मिक्सचर हो, कुछ वहां पर जो है मिलावट की गई हो, हम ऐसा बोल दें। देयर मस्ट बी सम इम्प्योरिटी इन द मटेरियल, और वो फिर इम्प्योरिटी वाला मटेरियल या वो कंपाउंड वो जो है सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करें। सो ये जो हम प्रॉपर्टी यहां बताएंगे सेमीकंडक्टर की, उनमें ये पहले से उनमें नहीं थी, हमने किसी तरह से उनमें वो प्रॉपर्टीज इंड्यूस करवाई है, एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी अब उसमें आ गई है। So, extrinsic semiconductors will be impure, ठीक है, pure semiconductors mixed with some impurities, या हम बोले elemental semiconductors mixed with some impurities, और compound semiconductors। Elemental semiconductors mixed with some impurities। ये impurities क्यों मिक्स की जाती हैं ये हम आगे समझेंगे। They will definitely enhance the properties of semiconductors। ये impurities वहां मिलाने का पर्पस यही होता है कि हम सेमीकंडक्टर्स की इफेक्टिवनेस को, उनकी प्रॉपर्टीज को एनहांस कर सकें। वो कैसे होता है वो आगे समझेंगे, आगे देखेंगे।
Then other than this, there can be several compounds, several organic and inorganic compounds which behave as semiconductors. कई सारे compounds हैं जो सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज शो करते हैं, विच आर सेमीकंडक्टर्स. ठीक है. सो इस तरह से हम सेमीकंडक्टर्स को इन दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. देन ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को हम अगेन कुछ और कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, वो हम आगे देखते जाएंगे. सबसे पहले हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का ही बिहेवियर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को स्टडी करेंगे कि ये कैसे कंडक्शन करते हैं. हाउ इज कंडक्शन टेकिंग प्लेस इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, दैट इज द प्योर एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स. अब हम सिलिकॉन और जर्मेनियम पर ध्यान दें. ये कौन से ग्रुप में आते हैं? ये कार्बन के नीचे वाले ग्रुप में, मतलब कार्बन वाले ग्रुप में आते हैं. ये दोनों ही एलिमेंट्स कार्बन के नीचे आते हैं. They have 4 electrons. They have 4 electrons in their outermost orbit. सिलिकॉन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, its atomic number is 14. सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14. इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, then we'll get 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. ये सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा. उसके पास s और p ऑर्बिटल में, थर्ड s और p ऑर्बिटल में इस तरह से 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे. अब देखो वो एनर्जी बैंड वाला पिक्चर याद करो. एनर्जी बैंड वाला जो पिक्चर हमने बताया था उसको याद करें हम, तो ये 3p बैंड जो बनेगा वहां पर, 3p बैंड जो वहां बनेगा, this will be the वैलेंस बैंड. और इसमें 6n में से 2n स्पेस ऑक्यूपाइड होगी. 6n में से सिर्फ 2n स्पेस ऑक्यूपाइड होगी. सिर्फ 2n इलेक्ट्रॉन्स ही वहां पर होंगे. सेमीकंडक्टर्स के लिए हमने क्या बताया था, दैट द एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, बट इट विल बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सिलिकॉन के लिए हमने बताया था वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. नाउ सिंस द एनर्जी गैप इज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो सिर्फ रूम टेम्परेचर सफिशिएंट नहीं है इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन बैंड में ले जाने के लिए.
there will be only a small number, a few electrons which will go in the conduction band. उसकी वैल्यू भी हमने बता रखी, it is of the order of 10 to the power 15 per meter cube. There are approximately 10 to the power 15 electrons per meter cube. 10 power 14, 10 power 15 electrons per meter cube, free electrons in silicon at room temperature. Room temperature पर बहुत ही कम number of electrons है as compared to conductors. Now, since the number of electrons is very low, यहां पर कंडक्टिविटी बहुत लो होगी. यहां पर इस प्योर सिलिकॉन की या प्योर जर्मेनियम की कंडक्टिविटी काफी लो होगी, बहुत कम होगी. इसी कंडक्टिविटी को बढ़ाना, इसी कंडक्टिविटी को सफिशिएंटली लार्ज बनाना, इस वैल्यू से थोड़ा ज्यादा और कंडक्टर से भले ही वो थोड़ा कम रहे. हम कुछ ऐसा डिवाइस यहां पर बनाना चाहते हैं, हम कुछ इस तरह से इन सेमीकंडक्टर्स को यूज करना चाहते हैं सच दैट दिस नंबर इंक्रीजेस, द कंडक्टिविटी इंक्रीजेस. वो कैसे किया जाता है उस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हमें प्योर सिलिकॉन, प्योर जर्मेनियम की वर्किंग को समझना होगा. अगर हम प्योर सिलिकॉन का एक वायर बनाकर, एक कुछ भी ऑब्जेक्ट बनाकर अगर उसमें हम करंट पास करवाएं, अगर हम उसे एक पोटेंशियल डिफरेंस दें, तो क्या फिनोमेना होता है एग्जैक्टली. सबसे पहले हम इस चीज को समझते हैं. इस चीज को समझने के लिए हमें एटॉमिक लेवल पर, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाकर चीजों को समझना होगा. एटॉमिक लेवल पर हमें इस चीज का पिक्चर देखना होगा. नाउ सिलिकॉन का स्ट्रक्चर जो होता है, सिलिकॉन का हम जो एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बताएंगे, इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ डायमंड. सिलिकॉन में भी डायमंड की ही तरह एक टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर बनता है. ठीक है, इसी तरह का वहां स्ट्रक्चर बनता है. ठीक है, ये जो है ये सारे ही सिलिकॉन एटम्स हम डिनोट कर रहे हैं. द स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंटल सिलिकॉन विल बी सिमिलर टू डायमंड. वो बिल्कुल डायमंड की तरह ही उसका स्ट्रक्चर होता है. पर अभी यहां पर चीजों को समझने के लिए, चीजों को थोड़ा इजीली समझने के लिए हम इस स्ट्रक्चर को 3D में ना बनाते हुए, इस तरह से हम उसको टेट्राहीड्रल ना बनाते हुए हम उसे 2D में बनाते हैं. बिकॉज हमें जो चीज समझनी है उसमें इसके स्ट्रक्चर के 3D 2D होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. हमें जो कॉन्सेप्ट समझना है उसे हम सिलिकॉन का स्ट्रक्चर 2D अज्यूम करते हुए भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. बट जस्ट रिमेंबर दैट कि सिलिकॉन का स्ट्रक्चर होता डायमंड जैसा ही है. हम जो बनाने जा रहे हैं दैट इज जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग. सिलिकॉन की वैलेंसी हम 4 बता रहे हैं, मतलब हर सिलिकॉन एटम इसी तरह से आसपास अपने 4 एटम से बॉन्डेड होगा. सिलिकॉन में भी कार्बन की ही तरह कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी. यहां पर जो है इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी और कोवेलेंट बॉन्डिंग यहां पर हो रही होगी. इट फॉर्म्स, वैलेंसी इज 4, फॉर्म्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स.
each silicon atom forms 4 covalent bonds. Tetrahedral structure. टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर यहां पर होगा। इस चीज को बस अपने बैक ऑफ माइंड में याद रखें, ध्यान रखें। अब हम जो आगे बताने जा रहे हैं उसमें हम इसी स्ट्रक्चर को एक प्लेनर स्ट्रक्चर बनाकर दिखाएंगे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। ठीक है, अब मैं सिलिकॉन की कुछ नंबर ऑफ एटम्स की एक लेयर ड्रॉ करता हूं। कैसी वो लेयर पिक्चर दिखेगी उसको हम यहां समझना चाहेंगे। ठीक है, इस तरह का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ले हम सबसे पहले, जिसमें हर एटम 4 दूसरे एटम से कनेक्टेड दिख रहा हो। हर सिलिकॉन एटम, ये जो सर्कल्स यहां पर बनाए हैं, दे आर रिप्रेजेंटिंग सिलिकॉन एटम्स। ये सब यहां पर सिलिकॉन एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दीज आर ऑल सिलिकॉन एटम्स। हर सिलिकॉन एटम अपने आसपास 4 दूसरे सिलिकॉन एटम से बॉन्डेड है। जो लाइंस हमने बीच में बनाई है एटम्स को कनेक्ट करने वाली, दे आर बेसिकली द कोवेलेंट बॉन्ड्स। ये लाइंस जो मैं सब जगह बना रहा हूं, दे आर रिप्रेजेंटिंग द कोवेलेंट बॉन्ड्स। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? 2 एटम्स डिसाइड करते हैं कि हम एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लें और उससे फिर एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। मतलब इस लाइन पर हर जगह पर 2 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से होंगे। ईच सिलिकॉन एटम मस्ट बी कंट्रीब्यूटिंग 1 इलेक्ट्रॉन टू ईच बॉन्ड। हर बॉन्ड में वो इस तरह से एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। Now what happens is, हमने क्या बता रखा है, रूम टेम्परेचर पर सारे इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से अपने अपने ऑर्बिट में तो रहते नहीं,
सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने ऑर्बिट में तो रहते नहीं है रूम टेम्परेचर पे, वो थर्मल एनर्जी एक्सेप्ट करके, थर्मल एनर्जी लेकर एक्साइट होकर वैलेंस बैंड छोड़ के कंडक्शन बैंड में आ जाते हैं। नॉट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स बट सम इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा भी नहीं होगा कि सारे इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में ही बैठे रहे, ऐसा भी नहीं होगा कि सारे इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में चले जाएं। देयर विल बी अ फ्यू इलेक्ट्रॉन्स व्हिच विल बिकम फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब वो अपना वैलेंस बैंड छोड़कर बाहर आ जाएंगे। वैलेंस बैंड छोड़कर अगर वो बाहर आ गए तो इसका क्या मीनिंग है? वो अपना बॉन्ड छोड़ के बाहर आ गए। अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपना वैलेंस बैंड छोड़कर बाहर आ गया है, इसका क्या मीनिंग है? वो वैलेंसी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, वो बॉन्डिंग में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, वो अपना बॉन्ड छोड़ के, बॉन्ड तोड़ के बाहर आ गया। सपोज इस जगह पर हमें समझने के लिए, फिनोमेना को समझने के लिए हम एक फ्री इलेक्ट्रॉन भी मान लें तो दैट इज सफिशिएंट। हम मान लें कि यहां पर इस तरह से एक वॉइड, एक खाली जगह क्रिएट हो गई। इस वाले सिलिकॉन एटम ने अपना इलेक्ट्रॉन इधर कंट्रीब्यूट नहीं किया। ठीक है, जिस जगह पर मैंने एक खाली जगह दिखाई है, खाली जगह शो की है, वहां से इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के, वैलेंस बैंड छोड़ के कंडक्शन बैंड में आ गया, वो एक फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया। दिस इज द फ्री इलेक्ट्रॉन। ये वो फ्री इलेक्ट्रॉन है जो इस जगह को छोड़ के, अपने बॉन्ड को छोड़ के, अपने वैलेंस बैंड को छोड़ के वहां से बाहर निकल गया है। जी, इस तरह से सब जगह इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड हो। बात यहां पर समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है? हम क्या बताना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो हमने सिलिकॉन के स्ट्रक्चर को इस तरह से एक 2D स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है, एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, एक्चुअली इट इज अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। बट यहां हमें सिर्फ कंडक्शन का फिनोमेना समझना है, विच इज नॉट रियली अफेक्टेड बाय अज्यूमिंग दिस स्ट्रक्चर। अगर हम उसे प्लेनर स्ट्रक्चर भी माने तो उससे, उस फिनोमेना को समझने में कोई हम गलत असम्पशन नहीं ले रहे। देन वी आर सेइंग दैट ये जो सारे बीच में हमने बताया ये सब सिलिकॉन एटम्स है। सिलिकॉन हैज वैलेंसी 4, सिलिकॉन की वैलेंसी 4 है। वो 4 बॉन्ड बनाकर रहना चाहेगा, तो वो अपने आसपास के 4 सिलिकॉन एटम से बॉन्ड बनाता है। द टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म बाय सिलिकॉन इज ऑलवेज कोवेलेंट बॉन्ड। सिलिकॉन हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। यहां पर इस तरह से ये सारे जो हमने छोटे डॉट्स दिखाए, दे आर द इलेक्ट्रॉन्स, दे आर द कंट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रॉन्स बाय ईच एटम। हर एटम ने एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया, यहां बॉन्डिंग हुई। फिर हम बोल रहे हैं ड्यू टू रूम टेम्परेचर ऑल्सो, इवन ड्यू टू रूम टेम्परेचर, some electrons will get excited, they will leave their valence band and go into the conduction band. वैलेंस बैंड छोड़कर कंडक्शन बैंड जाने का क्या मीनिंग हो गया कि वो अब बॉन्डिंग में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, वो बॉन्डिंग में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, वहां से निकलकर बाहर आ जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे। ठीक है, ये जो है दिस इज the free electron. This is the free electron. ये हमारा
फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। नाउ इस तरह से कुछ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो नंबर हमने बताया था 10⁻15 पर मीटर क्यूब। इस तरह से कुछ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे। अब यहां पर एक बात हम समझें, जैसे ही इस सिलिकॉन पर, इस मटेरियल पर जैसे ही कोई पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाएगा, जैसे ही इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया, तो इस मटेरियल के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। ठीक है, कंडक्शन का फिनोमेना कैसे होता है? हम एक कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है। ठीक है, उसमें इस तरह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है, एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड मेक्स द इलेक्ट्रॉन्स मूव। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाती है। इसी तरह से अगर हम यहां इस सिलिकॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं, अगर हम इस तरह से इसे एक बैटरी से कनेक्ट करें, ऐसा सोचो कि सिलिकॉन की एक रॉड है, उसे हमने बैटरी से कनेक्ट किया, तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह की एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर डेवलप हो जाएगी। ठीक है, नाउ as soon as this electric field is applied, जैसे ही ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां अप्लाई की जाएगी, the free electrons will feel a force in the opposite direction of electric field. जितने भी इस मटेरियल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में, बिकॉज F इज इक्वल टू QE, F जो है वो QE के इक्वल है, therefore F will be equal to minus E into E। जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में लगने लगेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है इधर की तरफ एक्सेलरेट होने लगेगा, इस पर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने लगेगा। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर इस तरह से यहां पर फोर्स लगने लगेगा। सेकेंडली, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन पर भी सब पर इसी तरह से फोर्स लगने लगेगा। जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर भी ठीक इसी तरह से इधर की तरफ फोर्स लगने लगेगा। ठीक है, सपोज हम यहां पर इस इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करें, तो ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, दिस विल ऑल्सो स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग a force due to the electric field in the direction opposite to electric field. ये इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करना स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स जो है ये सारे करंट में, इलेक्ट्रिक करंट में कंट्रीब्यूट करने लगेंगे। ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इवन दे माइट नाउ get sufficient electrostatic potential energy to leave their bonds। भाई उन्हें थर्मल एनर्जी तो मिल ही रही थी, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉन्स को
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मिल जाए, द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी विच विल मेक देम लीव द बॉन्ड, इस बॉन्ड को छोड़ने के लिए वो एनर्जी हो सकता है सफिशिएंट हो जाए। जैसे ही ये फिनोमेना होगा तो क्या होगा, इधर से ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, इधर से ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और वहां पर भी एक खाली जगह बन जाएगी, वहां पर भी एक खाली जगह बन जाएगी, बिल्कुल इसी तरह की जैसी ये एक खाली जगह है वैसी ही यहां पर भी एक खाली जगह बन जाएगी। नाउ दिस इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकला है, हो सकता है वो इधर की पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी से, देखो यहां पर से एक नेगेटिव चार्ज हट गया है, मतलब वहां एक पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बन गई है, वहां पर एक पॉजिटिव चार्ज रीजन बन गया है। तो हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर थोड़ा ही आगे चले और वो यहां के इस पॉजिटिव चार्ज सेंटर द्वारा अट्रैक्ट कर लिया जाए, यहां से निकलकर हो सकता है वो यहां पर आके बैठ जाए। तो ये जो खाली जगह थी वो एक तरह से यहां पर भर गई और यहां पर नई एक खाली जगह बन गई। इस जगह पर अब हम इस खाली जगह को भी नाम दे देते हैं, बिकॉज these empty spaces, these vacant spaces, these gaps in the silicon structure, even they are important in the conduction phenomena of silicon. यहां पर इन empty spaces को hole बोल दिया जाता है। Holes are the voids, the empty spaces, the gaps created when an electron leaves its bond to become a free electron. It is the void created in the structure due to creation of a free electron. ध्यान रहे ये वॉइड तभी बनेगी जब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट होगा, अगर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कोई वॉइड भी नहीं होगी, ठीक है। इट इज द वॉइड, द गैप और द एम्प्टी स्पेस क्रिएटेड इन द स्ट्रक्चर ड्यू टू क्रिएशन ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन। जब भी कोई फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट होगा तब ये होल जरूर क्रिएट होगा। द क्रिएशन ऑफ होल इज ऑलवेज एसोसिएटेड with the creation of a free electron in pure silicon or pure germanium. अगर हम एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो हमेशा अगर एक होल बना है तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन बना ही होगा, अगर एक फ्री इलेक्ट्रॉन बना है तो एक होल बनेगा ही बनेगा। नाउ हम फिर से देखें हम क्या यहां एक्सप्लेन करना चाह रहे थे। हम बोल रहे हैं ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, ये तो इधर जाने लगेगा, ये तो इधर जाने लगेगा, कोलिजन्स करेगा, इट विल मेक कोलिजन्स, बट इफेक्टिवली इट विल गो इन दिस डायरेक्शन ओनली। इफेक्टिवली तो ये इसी डायरेक्शन में जाएगा, कोलिजन्स करते हुए जाएगा, दूसरे एटम से टकराएगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, बट इफेक्टिवली इट विल गो इन दिस डायरेक्शन ओनली। इफेक्टिवली ये इलेक्ट्रॉन उसी डायरेक्शन में जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में ही जाएगा। दूसरा फिनोमेना हम क्या बता रहे हैं, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द बॉन्ड, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स पर भी इस डायरेक्शन में फोर्स लगने लगेगा। दिस फोर्स और दिस एनर्जी माइट बी सफिशिएंट फॉर सम इलेक्ट्रॉन्स टू make them
come out of their bond, of their valence band. हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर आ जाए, फिर ये इलेक्ट्रॉन बाहर आने के बाद हो सकता है यहां वाली पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, पॉजिटिव चार्ज सेंटर द्वारा अट्रैक्ट कर लिया जाए। तो क्या फिनोमेना हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन तो गया इधर, ये इलेक्ट्रॉन तो यहां से निकल के आया इधर, और यहां क्रिएट हो गया अब एक नया होल, यहां क्रिएट हो जाएगा एक नया होल। ये होल अब फिल अप हो जाएगा, दिस होल विल गेट फिल्ड अप, ये होल अब फिल अप हो जाएगा, दिस विल गेट फिल्ड अप बाय दिस इलेक्ट्रॉन। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन तो उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, होल उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। होल का जो मोशन है वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। द मोशन ऑफ होल इज इन इट्स ऑपोजिट डायरेक्शन। ध्यान से समझ लो, इस इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन गया इधर, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन आया इधर, उसने फिलअप किया ये होल, इस वजह से यहां तो होल फिलअप हो गया, बट यहां एक होल क्रिएट हो गया। यही फिनोमेना अब आगे चलता ही जाएगा, ये फिनोमेना अब आगे चलता ही जाएगा। इधर से इलेक्ट्रॉन फिर इधर आएगा, इसको फिलअप करेगा, इधर से होल इधर मूव करेगा, एंड सो ऑन। ये फिनोमेना इस तरह से चलता ही जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते रहेंगे, होल्स इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में मूव करते रहेंगे। इसी वजह से इनफैक्ट हम इन होल्स को पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं। भाई जैसे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक करंट में कंट्रीब्यूट करता है, वैसे ही यहां पर ये एक फ्लो ऑफ होल्स भी इलेक्ट्रिक करंट में कंट्रीब्यूट करेगा। These holes can be taken as positive charge carriers. इनको हम positive charge carriers की तरह ट्रीट कर सकते हैं, although they are not any positively charged particles. It is the motion of positive charge centers. It is the motion of positive charge centers created due to creation of free electrons. इनको हम पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स की तरह मान सकते हैं। ये एक्चुअल में कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स नहीं होंगे, पर ध्यान रहे यहां पर हमेशा एक पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, पॉजिटिव चार्ज सेंटर जरूर क्रिएट होता है। यहां पर हमेशा एक पॉजिटिव चार्ज सेंटर जरूर क्रिएट होता है। पहले न्यूट्रल था, इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो पॉजिटिव चार्ज सेंटर क्रिएट होगा वहां पे। सो ऑल्दो इट इज नॉट अ पार्टिकल, बट इट इज अ पॉजिटिव चार्ज सेंटर, और चार्ज अगर मूव हो रहा है तो वो इलेक्ट्रिक करंट में कंट्रीब्यूट करेगा। दे कैन बी ट्रीटेड एज, दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसको बहुत ध्यान से समझें। दे कैन बी ट्रीटेड एज positive charge carriers. They can be treated as positive charge carriers.
ठीक है, वो एक्चुअली कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है नहीं, पर हम उन्हें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की तरह ट्रीट जरूर कर सकते हैं। ठीक है, चीजों को समझने के लिए, इजीली समझने के लिए हम ऐसा मान सकते हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉन पर माइनस ई चार्ज है, वैसे ही होल्स पर प्लस ई चार्ज है। अब हम हमेशा होल को एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की तरह ही ट्रीट करेंगे। हम हर बार ये चीज वहां नहीं बोलेंगे कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुआ, एक वॉइड क्रिएट हुआ, वो इधर मूव कर रहा होगा। हम सिंपली बोलेंगे द होल विल मूव इन दिस डायरेक्शन, द होल मूव फ्रॉम हियर टू हियर, द इलेक्ट्रॉन गोज फ्रॉम हियर टू हियर। जिस तरह से हम एक इलेक्ट्रॉन को ट्रीट करेंगे, ठीक उसी तरह से हम इस होल को भी क्रिएट करेंगे। हम यहां ये कंक्लूड कर दें किस तरह से इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, किस तरह से होल मूव हो रहा है, कैसा इन दोनों का करंट में कंट्रीब्यूशन होगा, ये देख लें हम। इलेक्ट्रॉन मूव्स, फ्री इलेक्ट्रॉन मूव्स in opposite direction of electric field. होल मूव्स, होल को इसीलिए कई बार सिंपली स्मॉल h से भी, जैसे हम इलेक्ट्रॉन को E या E माइनस से डिनोट कर देते हैं, वैसे ही होल को H या H प्लस, स्मॉल h ऊपर एक प्लस, ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, मूव्स along the direction of electric field. Hole moves along the direction of electric field. Now हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, समझते हैं that the direction of current is taken opposite to the direction of motion of negative charges. इलेक्ट्रॉन अगर इधर मूव कर रहा है तो डायरेक्शन ऑफ करंट इधर मानी जाती है। पॉजिटिव चार्ज अगर इधर मूव कर रहा है तो डायरेक्शन ऑफ करंट भी उसी डायरेक्शन में मानी जाती है। ये करंट की डायरेक्शन का एक कन्वेंशन हम सेट कर देते हैं। द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन एज in the direction of motion of positive charges opposite to the direction of motion of negative charges. तो हम यहां देखें कि इन दोनों के मोशन से करंट की डायरेक्शन कैसी होगी। इलेक्ट्रॉन जा रहा है इधर तो करंट की डायरेक्शन इसके ऑपोजिट। करंट की जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी दिस, करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। होल्स मूव हो रहे हैं इस डायरेक्शन में तो करंट की भी डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में। करंट ड्यू टू होल्स, we say that electrons and holes both contribute in current, both contribute in conduction in semiconductors. सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों ही करंट में, कंडक्शन में कंट्रीब्यूट करते हैं। Electrons and holes both will contribute in current, or we can say conduction.
फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, ये जो पूरा ही हम केस देख रहे हैं, समझ रहे हैं, दिस इज फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। हम प्योर सिलिकॉन की यहां बात कर रहे हैं अभी। सो ये पूरा जो हमने वर्किंग समझा है, कंडक्शन का प्रोसेस समझा है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में हम बोल रहे हैं जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमेशा उतने ही होल्स क्रिएट होंगे। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम द नंबर ऑफ होल्स एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी सेम। अगर हम Ne बोल रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, या हम बोल रहे हैं इसे डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। NH हम बोल रहे हैं नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। Then we conclude that Ne and NH will be same. Ne और NH दोनों की वैल्यू बराबर होगी, दोनों की वैल्यू सेम होगी, and they are represented by Ni। उसको हम Ni लिख देते हैं और Ni को हम कह देते हैं इट इज the density of intrinsic charge carriers। Ni को हम बोल देते हैं density of intrinsic charge carriers, या हम बोल दें intrinsic charge carriers per unit volume। Or we can say intrinsic, number of intrinsic charge carriers per unit volume। The total current in this silicon material, इस silicon के ऑब्जेक्ट में, मटेरियल में टोटल करंट जो होगा, it will always be the sum of current due to electrons and current due to holes। टोटल करंट को हम हमेशा IE प्लस IH लिखेंगे, बिकॉज जो हमने फ्लो की डायरेक्शन बताई है, ये जो हमने बताया है, ये तो हमेशा ही सेम होगा। ये इलेक्ट्रॉन्स और होल्स कहीं पर भी क्रिएट हो, कैसे भी क्रिएट हो, ये तो हमेशा होल्ड करेगा। इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट डायरेक्शन में, होल सेम डायरेक्शन में। सो द टोटल करंट इन अ सेमीकंडक्टर विल ऑलवेज बी रिटन एज करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स प्लस करंट ड्यू टू होल्स। करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ